10th of July and we'll be discussing the Hindu. आज के पास ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, रिपीटेड आर्टिकल्स ही हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, ईरान और यूएसए की क्राइसिस पे. तो लेट्स जस्ट बिगिन दिस क्विकली. आज वेस्ट एशिया कवर नहीं करेंगे हम लोग. ऑस्ट्रेलिया है और सारे मणिपुर है एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो. सो या लेट्स बिगिन दिस. सो फर्स्ट आर्टिकल इज, जैसे को आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया गए हैं. 3 नेशन ट्रिप था, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो अभी ऑस्ट्रेलिया में है ये करेंटली. तो इसको देखते हैं. तो हो क्या रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मूव टू डीपन द टाइज कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक. तो यहाँ पे इन लोगों ने, मैं आपको एक समरी बता देता हूँ. डिफेंस की बात करी है, डिफेंस एंड इंडो पैसिफिक में बात करी है. कैसे बात करी कि इंडो पैसिफिक सिर्फ एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रेड के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है. जब से चाइना एंड यूएसए का G2 कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सर्कल में नज़र आ रहा है तब से. सो लेट्स जस्ट रीड दिस. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन थर्सडे adopted a joint declaration on defense and security cooperation and committing to significantly deepening the military engagement, strengthen and defense industrial collaboration and expand the maritime security cooperation and growing geostrategic uncertainty in the Indo-Pacific. The two countries also sealed pacts on civil nuclear energy and critical sectors, critical mineral sectors. जैसा कि आपको पता होगा, कि ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा है. अराउंड 28 से 30% वर्ल्ड का यूरेनियम है ऑस्ट्रेलिया के पास. तो इंडिया ने इसे लेकर के क्रिटिकल मिनरल डील साइन करी. अब ये हेल्पफुल कैसे है हमारे लिए? आपको पता होगा कि यूरेनियम हमारे लिए न्यूक्लियर में काम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी में, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम लोग अभी तक कोयले से कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को बहुत पॉल्यूशन कॉज करता है, और यूरेनियम नहीं करेगा. तो ये इस तरीके से भी हेल्पफुल है हमारे लिए ये डील. द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी एल्बनीज outlines an ambitious roadmap to elevate defense ties through closer strategic consultations, enhanced interoperability between the armed forces, expand military exercises and defense science technology chains. तो यार देखो, बात यही हो रही है कि कैसे वेस्ट एशिया की पूरी क्राइसिस हुई, कैसे मिलिट्री को बढ़ाया जाए, डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ को बढ़ाया जाए, ताकि आगे चल के चाइना एक रोल ना प्ले करे इन दोनों के वर्सेस में. इसलिए यहाँ पे इतनी सारी साइंस एंड टेक, R&D, इंडस्ट्री सर्विसेज, सप्लाई चेन्स को लेकर डील साइन करी जा रही हैं. ऑल्सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात आई तो मैंने आपको जैसे आप बताया था, मालाबार होती है, तिलिस्मान साबरे बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्री में आ सकता है. अनदर इज ऑजिंडेक्स. तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस. Statement released by the Office of Australian Prime Minister mentioned that under the declaration, two sides agreed to hold a regular consultation on defense-related developments in Indo-Pacific affecting their shares interest and increase in complexity of the bilateral and multilateral military exercises. तो वही बात करी जा रही है about defense only. And also यहाँ पे the agreement on the civil nuclear energy to facilitate the commercial supply of the uranium of Australia to India to fuel nuclear power plant projects came nearly to 12 years after. तो वही बोला जा रहा है कि 12 साल बाद जब फाइनली डील हो पाई है जिसमें हमें यूरेनियम मिलेगा. ऑल्सो दोनों के बीच साइबर को लेकर के, साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आपका पार्टनरशिप साइन हुआ है. तो देखते हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करी, किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को बैन करा है 16 के माइनर्स के लिए, अंडर 16 के लिए. मलेशिया ने भी करा है यहाँ पे अंडर 16. इंडोनेशिया ने भी माइनर्स के लिए हाई रिस्क प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करा है. फ्रांस भी बिल पास कर चुका है और यूके ने तो कर ही दिया है. ठीक है, यूके ऑल्सो.
सो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़ यहाँ पे। तो कैसे अब सिग्नल दे रहा है ये चीज़ कि इंडिया भी इस चीज़ की तरफ देख रहा है, कैसे वो भी कर्ब करने चाहेगा सोशल मीडिया को, क्योंकि जैसा आपको पता है कितने इसके डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं माइनर्स को लेकर के। सो यस, डन विद दिस आर्टिकल। नेक्स्ट वन विल बी मूविंग ऑन टू, आज कुछ है नहीं ज़्यादा, सब वेस्ट एशिया से भरा हुआ है। यहाँ पे भी बात उसी की करी गई है, बिल्डिंग ड्यूरेबल इंडियन ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप की। ठीक है, वेस्ट एशिया, सर इन मणिपुर इज़ अ पाथवे टू एक्सक्लूजन। यार इस कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपका कुकी एंड मेती वाला, तो मणिपुर में सर होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैसे कंडक्ट करेगा ये मणिपुर में, क्योंकि वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूजन हो सकता है, जो कि करवाया जा सकता है। मेती की पॉपुलेशन यहाँ पे अराउंड 50% है और कुकी की पॉपुलेशन अराउंड 15% है। ठीक है, और मेती और नागा की मिला के अराउंड 80% है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें यही बात करी गई है कि कैसे सर के नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मणिपुर में, एंड इलेक्टोरल रोल में एक्सक्लूड ना होना चाहिए कुकीज़ को। तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मणिपुर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रिस्क डीपनिंग ऑफ एक्सक्लूजन अमिड द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडेंटिटी चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती हैं, नेगेटिव इम्प्लिकेशंस उसके कॉज हो सकते हैं, जिससे कि आपका एक डेमोक्रेटिक वे में आपका SIR नहीं बोला जाएगा। SIR क्यों लाया गया? SIR इसलिए लाया गया ताकि हम लोग चेक कर पाएँ जितने भी हमारे इलीगल वोटर्स हैं इस टाइम पे, या जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इससे डबल वोटिंग ना हो। दिल्ली में भी हुआ है जस्ट तीसरा फेज़ चल रहा है। पहला फेज़ बिहार वाला फेज़ था, उड़ीसा आया नेक्स्ट। तो ऐसे चल रही है चीज़। इस आर्टिकल में यही डिस्कस करा गया है। नेक्स्ट वन, yes, next one is this. PIL plea in Delhi High Court against the functioning of the wildlife board. तो यार प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो अप्रूवल्स दे रहा है प्रोटेक्शन एरिया की बाउंड्री चेंज करने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया वो होता है यार जहाँ पे कोई माइनिंग नहीं हो सकती, जहाँ पे कोई होटल्स नहीं बनाए जाते हैं, कोई एग्रीकल्चरल वर्क नहीं हो सकता है। तो ये होता है प्रोटेक्टेड एरिया में। तो पिटिशनर ने क्या क्लेम करा है? पिटिशनर ने यही क्लेम करा है कि अराउंड 97% अप्रूवल प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा, जो कि अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग हो जाता है कि 97% अप्रूवल मतलब मोस्ट ऑफ द सारे ही प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दिया गया है यहाँ पे। तो आइए इसे पढ़ते हैं एक बार। अ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स एंड कंजर्वेटिव्स on Wednesday moved to the Delhi High Court with a PIL petition challenging the functioning of the NBWL and its standing committee, alleging that the two bodies have become a clearing house that diverts the protected area to roads, mining and other non-conservation projects. 10 petitioners led by retired Indian Foreign Service officer Prakriti Srivastava and including 88-year-old former civil servant widely regarded as the wildlife protection। इसमें बोला ही गया है कि यार कैसे वो एक अप्रूवल देने वाली बॉडी बन चुकी है, क्योंकि ये अप्रूवल दे रही है अप्रूवल
फॉर रोड्स, माइनिंग, ठीक है। ये अप्रूवल बेसिकली आपको दे रहे हैं डीलिमिट करने के लिए या चेंज करने के लिए बाउंड्रीज़ को। अगर आप बाउंड्रीज़ यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो इतने एरिया में लोग माइनिंग कर दे रहे हैं, जो कि ऐसे दिखा रहा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ का एरिया कम कर रहे हैं ये लोग, उसके हर चीज़ के अप्रूवल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी कंसर्निंग हो जाती है। आइए NBWL के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। NBWL बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि इट इज़ मेड बाय लॉ, ठीक है, इट इज़ मेड बाय लॉ। ऑल्सो ये आती है 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है हमारी। एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं PM, ठीक है। दिस इज़ द थिंग टू रिमेंबर विच माइट कम इन प्रीलिम्स 2027 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये अप्रूवल बॉडी हो चुकी है एक, ठीक है। फिर इस पर कंसर्न्स जताए गए हैं यहाँ पे। स्टैंडिंग कमिटी अप्रूव मोर देन 97% ऑफ प्रपोजल्स फॉर डाइवर्टिंग, रीडिड्यूसिंग, denotifying protected land between 2014 to 2026, often considering 100 proposals in single day. The petitioner says the full NBWL means to meet annually, convened in 2025 after 13 years gap, leaving the standing committee as the de facto operational arm. NBWL is the apex statutory authority on the wildlife under 1972 Act, chaired by the Prime Minister with Environment Minister as the Vice Chairman, ठीक है। The government is expected to file its reply on the court by 18 अगस्त। तो इसमें यही बोला गया है कि यार 97% केसेस को इन लोगों ने अप्रूवल दे दिया है। कोई आपका इसमें केस चेक वेरीफाई नहीं करा गया है, डीनोटिफाई करते जा रहे हैं लोग लैंड को, जिससे कि वहाँ पे माइनिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है। तो इस चीज़ पे कंसर्न दिखाया गया है। एंड ऑल्सो याद रखिए इसके चेयरमैन PM होता है यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। So I'm done with this article. Next is done एक टाइम्स एक्सप्रेस और PIB में एक आर्टिकल था, उसको डिस्कस करना चाहूँगा। इट्स अबाउट एशियान। इंडिया एशियन। इंडिया पहले लुक ईस्ट पे फोकस करता था साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में, अब ही इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो यार एशियन है क्या? एशियन 11 मेंबर्स का साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है टुगेदरनेस के लिए। इन्होंने RCEP भी साइन करा था, विच इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। इंडिया इससे 2019 में बाहर आ गया था। क्यों आ गया था बाहर? क्योंकि चाइना यहाँ पे डंप कर रहा था काफ़ी सारे चीज़ें साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में। ये कैसे वर्क कर रहा था, एक मिनट बताता हूँ आपको। चाइना डंप कर रहा था साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट उसे एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में। तो ये एक इशू था। ऑल्सो यहाँ पे इशू था इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के ऑस्ट्रेलिया में। तो क्योंकि वो उस पर ऐसा है कि वो नहीं चाहते कि इंडिया के मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स आए ताकि यहाँ के एग्रीकल्चर फार्मर्स को कोई नुकसान हो। तो ये चीज़ था एक इशू। तो एशियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट है, एशियन ट्रेड एग्रीमेंट, विच इज़ ओनली फॉर गुड्स। लिसन टू दिस केयरफुली। जो आपका RCEP है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA, विच कम्स अंडर मूविंग ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स
ये जो है आपका AITGA, ये है आपका ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है, जो कि 2009 में बना था, ठीक है। एंड 2010 में ये लागू फोर्स हुआ, स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये एशियन बना कब था? एशियन बना था 1967 में, ठीक है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। कल हमने डिस्कस करा था कि नेटो कैसे बना था, जो कि आपका वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर में बना था, ठीक है। USA लेड ग्रुप था काउंटर करने के लिए USSR को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में, जो कि है इंडोनेशिया में। ऑल्सो इंडोनेशिया में भी हमारे PM गए हैं, आपको पता होगा। पम्बनन टेम्पल की बात हुई है वहाँ पे, और भी डिफेंस रिलेटेड टाइज साइन हुई हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो ये इशू याद रखिएगा एटिगा वाला। सो डन विद दिस न्यूज़पेपर टुडे। I hope you like it. Thank you so much. Also मैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स डाल दूँगा रिलेटेड टू प्रीलिम्स. Do watch it. Thank you so much, guys.